Hello dear students, welcome back in the series of class 12th Flamingo. So here we are having a summary of individual chapters. Before this video we have already done first chapter of Flamingo, that is the last lesson. तो आज की इस क्लास में हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग जैसा चैप्टर समरी करने जा रहे हैं, ब्रीफ करने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को लास्ट में देखिएगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर की एग्जैक्ट मोरल मैसेज क्या है, थीम क्या है। और वीडियो आपको रोकना नहीं है, आप कंटिन्यूअस देखिए। शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, इस पूरे क्लास में आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के बारे में। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में जाइएगा, मोर वाले बॉक्स में जाइएगा, वहाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ फाइल मैंने बना दी है। आप उसको सिंगल क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो फाइल आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर उस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी और कॉल मी ऑन द गिवन नंबर। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये समझ लीजिए। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट दिल्ली का है, दिल्ली के एक रिमोट कॉर्नर सीमापुरी का है, और सेकंड पार्ट है फिरोजाबाद का। और ये चैप्टर स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज चाइल्ड हैं, जो बैकवर्ड चाइल्ड हैं, जो बैकवर्ड बच्चे हैं, उनके बारे में बताता है ना। वो लोग जो समाज से थोड़े दूर हैं, समाज से निकाल दिए गए हैं, या जो अपनी समाज में पहचान बनाना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट जब हम सीमापुरी में चलेंगे, जब हम दिल्ली चलेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको जिस बच्चे से इंटरेक्शन होगा वो बच्चा है साहिब आलम। फर्स्ट पार्ट मैं बता दूं आपको, ये आपको ले चलेगा सीमापुरी। सीमापुरी जो कि दिल्ली का आउटस्कर्ट है। आउटस्कर्ट मीन्स होता है बाहरी इलाका, ठीक है। तो इस पार्ट में, सीमापुरी वाले पार्ट में, हम एक बच्चे से मिलेंगे जिसका नाम है साहिब आलम। अब ये साहिब आलम है कौन? ये साहिब आलम एक रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा उठाने वाला। तो ये कूड़ा उठाता है, ये है साहिब आलम है, और इसकी एक पूरी गैंग है, ठीक है। तो जब हम पहले चलेंगे, सबसे पहले हमको देखना होगा कि ये चैप्टर की जो शुरुआत है, वहीं से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस चैप्टर की शुरुआत हुई है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। अब क्योंकि ये बच्चा कूड़ा उठाता है, ये गार्बेज उठाता है, तो वो लिखता है, वो कहता है कि सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी 1 रुपये भी मिल जाता है, ठीक। चलिए, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले जो हमारे राइटर हैं अनीस जंग, तो ध्यान रखिएगा, नाम से कभी कभी ये मेल कंसीडर होता है, बट अनीस जंग इज अ फीमेल ऑथर। अब अनीस जंग का जब वो दिल्ली पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनकी लोकेलिटी में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो रैग पिकिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। रैग पिकिंग सुबह सुबह आते हैं, पूरी बच्चों की गैंग है, पूरी एक फौज है। वो सुबह सुबह आते हैं, पीछे हाथ में एक बोरा लिए होते हैं। आपने भी देखा होगा अपने शहरों में कि सुबह सुबह कुछ बच्चे आपको दिखाई दे जाएंगे जो कूड़ा उठाते हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल्स उठाते हैं, जो कुछ कचरे उठाते हैं, जिनको कि वो आगे चल के सेल कर सके और कुछ पैसे कमा सके। तो इसी तरीके से अनीस जंग के मोहल्ले में, उनके नेबरहुड में कुछ बच्चों का गैंग है जो मॉर्निंग में आता है और ये गार्बेज पिक करता है, ये गार्बेज उठाता है, ठीक। तो उसी तरीके से उन्होंने देखा कि दिल्ली में भी कुछ ऐसे बच्चों का गैंग हो रहा है, कुछ बच्चे गैंग में काम कर रहे हैं, रैग पिकिंग का काम करते हैं। तो अनीस जंग की जो मुलाकात हुई, अनीस जंग की मुलाकात हुई साहिब आलम से, है ना। अनीस जंग की मुलाकात हुई किससे? साहिब आलम से। अब जब अनीस जंग ने साहिब आलम को देखा तो शी वॉज वेरी शॉक्ड कि इतना छोटा सा बच्चा इतना ऐसा काम कर रहा है, गार्बेज पिकिंग का काम कर रहा है। तो उन्होंने शुरू में ही उससे पूछा, साहिब आलम से पूछा कि बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? अनीस जंग ने साहिब आलम से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? अब साहिब आलम को क्या पता कि स्कूल क्या होता है। तो साहिब आलम ने बोला कि जब कोई स्कूल बना देगा तो मैं चला जाऊंगा। तो इस पर अनीस जंग ने बोला कि अगर मैं स्कूल ओपन करूं तो क्या तुम आओगे? तो उसने कहा बिल्कुल आऊंगा। अब ये बात तो अनीस जंग ने कह दी ऐसे ही ऐसे। और कुछ दिन के बाद वो जो बच्चा है साहिब आलम, वो अनीस जंग के पास पहुंचा और उससे पूछा कि स्कूल खुल गया क्या? स्कूल आपने बना दिया क्या? तो अब अनीस जंग यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, थोड़ी सी शॉक्ड हो गई, क्योंकि स्कूल ओपन होने में इतना कम समय नहीं लगता है, बहुत टेढ़ी खीर है। इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो अब ये एक तरह की एक हॉलो प्रॉमिस थी। अनीस जंग ने लिखा हुआ है लाइन में कि इट वॉज अ हॉलो प्रॉमिस, और ऐसी प्रोमिसेस, इस तरह की हॉलो प्रोमिसेस साहिब आलम की लाइफ में भारी पड़ी हैं। तो ये स्कूल वाला जो बात है वहीं पर ख़त्म हुआ। अब धीरे धीरे कहानी जब आगे बढ़ती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो साहिब आलम हैं और इनके जो सारे लोग हैं, इनके साथ जो सारे बच्चे हैं, वो सुबह सुबह आते हैं और शाम को वो फिर कहीं चले जाते हैं।
तो फर्स्ट प्लेस आपने देखा स्कूल, तो सबसे पहले स्कूल के बारे में बात हुई, स्कूल के बारे में डिस्कशन देख लिया हम लोगों ने। स्कूल के बाद जो अगली टॉपिक इस स्टोरी में बढ़ी वो बात आई चप्पल्स पर। अब जब अनीस जंग ने देखा कि ये बच्चे जो हैं साहिब आलम और उनके साथ के जो बच्चे हैं वो चप्पल्स भी नहीं पहनते हैं, दे आर नॉट वेयरिंग एनी चप्पल्स, दे आर नॉट वेयरिंग एनी स्लीपर्स। तो अनीस जंग ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तुम लोग स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हो? तो उसमें से कई सारे बच्चे हैं, उसमें से किसी ने बोला कि अरे पता है आपको कि अगर इनकी मम्मी चप्पल ला के दे भी देंगी तब भी हम लोग नहीं पहनेंगे। तो पूछा भाई क्यों नहीं पहनोगे? तो उन्होंने बताया कि जो स्लीपर्स, जो चप्पल ना पहनने का ये एक ट्रेंड है ना, ये एक ट्रेडिशन है। So they are not wearing slippers just because of tradition. Not wearing, not having any slippers suit their business, suit their profession. अभी जैसे टीचर है ना, अब टीचर है वो जींस पहन करके बढ़िया से रॉकिंग टी शर्ट पहन करके, ये इधर उधर से फटा हो जींस, थोड़ा सा कटा वटा हो जैसे आजकल के बच्चे पहनते हैं, तो वो पहन करके वो स्कूल में आ जाए तो क्या वो सूट करेगा स्कूल पे, क्या उसके प्रोफेशन पे सूट करेगा? नहीं करेगा। डॉक्टर्स हैं वो वाइट उनका पूरा वाइट गेटअप होता है, एप्रन पहनते हैं। अब वो ओटी में पहुँचे, ऑपरेशन थिएटर में पहुँचे और वो टी शर्ट्स में हो या वो और किसी फंकी ड्रेस में हो तो पेशेंट तो ऐसे उठ के भाग जाएगा, कहेगा ये तो इलाज नहीं कर पाएगा। पुलिस वाले लोग हैं वो किसी और यूनिफॉर्म में, तो सबके अपने यूनिफॉर्म बनाए गए हैं। उसी तरीके से ये बच्चे जो हैं ये भी अपने यूनिफॉर्म में फटे चिथड़े कपड़े पहनते हैं, रैक्स पहनते हैं और स्लीपर्स नहीं पहनते हैं, है ना। सो दिस इज द रीजन। अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाई दे आर नॉट वेयरिंग स्लीपर्स, तो सिंपल आंसर लिखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन दे आर नॉट वेयरिंग स्लीपर्स। व्हाई? बिकॉज इट डजंट सूट देयर प्रोफेशन। फाइन, ठीक है। ध्यान रखना है, मोर वाले बटन में जाना है आपको, डिस्क्रिप्शन वाले बटन में जाना है, वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की, आप उसको वहां से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, तो सारा चैप्टर के जो आपको पूरा कंक्लूजन है क्वेश्चंस के फॉर्म में मिल जाएगा। और एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है तो उस पर आप जरूर जाइएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो स्कूल की बात कर ली हम लोगों ने, फिर चप्पल्स की बात आई, ट्रेडिशन है, उन्होंने बताया कि वो ट्रेडिशन पे चल रहा है। अच्छा, अब जब स्टोरी आगे बढ़ी तो एक टेंपल की कहानी आगे बढ़ी। तो उनको याद है कि उडुपी का एक आदमी था जिसने एक कहानी उनको बताई कि जब वो छोटा बच्चा था तो वो एक टेंपल के पास से जा रहा था, टेंपल पे उसने शूज़ खो दिए, उसका जूता खो गया। 30 ईयर्स के बाद जब वो सेम टेंपल पे पहुंचा तो टेंपल तो उसी जगह पे था, चीज़ें बदल गई थी, और वहाँ पर उसने देखा कि एक और बच्चा है जो कि शूज़ पहने हुआ था, स्लीपर्स पहने हुआ था। तो उसने ऐसा एजम्पशन किया कि चलो कम से कम इस बच्चे के पास तो शूज़ है ना। उसने देखा कि थैंक गॉड फॉर गिविंग मी अ पेयर ऑफ शूज़। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अनपेयर्ड हैं, जो बिना शूज़ के घूम रहे हैं, है ना, और बहुत सारे हैं जो शूज़ के साथ घूम रहे हैं। तो फिर टेंपल की स्टोरी वहाँ पर उन्होंने फिनिश की। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी तो ये स्कूल हो गया, चप्पल हो गया, टेंपल हो गए। अब मेन स्टोरी बढ़ती है सीमापुरी पर। सीमापुरी के बारे में हम जान गए हैं कि सीमापुरी दिल्ली का आउटस्कर्ट वाला इलाका है। तो अनीस जंग जब इन बच्चों के साथ सीमापुरी पहुंचे तो देखा क्या वहाँ पर उन्होंने कि बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे रैग पिकर्स हैं। ये वो रैग पिकर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, जब इंडिया पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बांग्लादेश का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वहाँ से वो शरणार्थी एज ए रिफ्यूजी होकर के वो यहाँ आ गए हैं। और यहाँ पर आने के बाद जब उनके पास कोई काम नहीं मिला तो उन्होंने रैग पिकिंग शुरू कर दी। ये वाला पोर्शन आप चैप्टर में जाकर थोड़ा सा डिटेल स्टडी करिएगा, एक अच्छा पार्ट है, उसको पढ़ना चाहिए। तो और क्या बताया कि वहाँ पे कई सारे ऐसे वुमेन हैं जिनके पास आइडेंटिटी के नाम पर कुछ नहीं है। वो जगह सीमापुरी इतनी वर्स्ट है कि वहाँ रहा नहीं जा सकता है। वहाँ पर ड्रेनेज नहीं है, वहाँ पर वाटर का सिस्टम नहीं है, वहाँ पर फूडिंग का सिस्टम नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम नहीं है। बट यस, उनके पास राशन कार्ड है जिससे कि वो राशन ले सकते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम करा सकते हैं जिससे कि वो वोटिंग के लिए कैपेबल हो जाएं। फाइन। तो सीमापुरी इस तरह का इलाका है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक रहने लायक प्लेस नहीं है। लेकिन ये बच्चे खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि ये रैग पिकिंग करते हैं दिन भर में और कुछ ना कुछ इनको मिल जाता है। तो इसी बात को साहिब आलम ने लिखा कि गोल्ड, जो गार्बेज है वो उनके लिए गोल्ड की तरह है, क्योंकि गार्बेज ही वो उनको जीने का सहारा दे रहा है। ठीक है। और वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो पुरुष वर्ग है या जो वो बड़े लोग हैं, वो लोग दो तरीके से इस गार्बेज को दिखाया। बच्चों के लिए वो एक फन है, टेकिंग गार्बेज इज़ अ फन फॉर यंगस्टर, फॉर बच्चे, एंड और जीने का सहारा है, सर्वाइवल है बड़े लोगों के लिए। ठीक है। अब ये कहानी जब आगे बढ़ी तो कहानी आगे बढ़ करके पहुंची टेनिस कोर्ट पर। हमारा जो साहिब आलम है ये जब आगे बढ़ा, इस स्टोरी में आगे बढ़ा, तो एक फेंस लगी है, एक दीवार है, दीवार के पास खड़ा होकर के जब वो उस साइड देखता है तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा सा टेनिस कोर्ट है। टेनिस कोर्ट में कुछ बच्चे टेनिस खेल रहे हैं। और जब वो बच्चा यानी कि साहिब आलम जब उनको देखता है तो उसका भी मन करता है टेनिस खेलने का। ठीक है ना। लेकिन वो क्या कहता है कि काश मेरे पास भी शूज़ होते तो वो टेनिस खेल सकता। लेकिन इस टाइम साहिब आलम जो शूज़ पहन रखा है वो डिस्कार्डेड शूज़ हैं।
एक किसी और कलर का है, दूसरा किसी और कलर का है, और ये वो शूज़ हैं जो किसी ने उसको दे दिया था क्योंकि उसमें एक होल हो गया था। लेकिन इससे साहिब आलम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट उसके पास शूज़ तो है। और उसने आगे कहा कि कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो टेनिस कोर्ट का जो गार्ड है वो उससे बात करेगा और गार्ड उसको अंदर जाने देगा। अब पता नहीं ये कब होगा कि नहीं होगा, ये तो भाई साहिब आलम ही जाने, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उस जैसे बच्चे, ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ऐसे बच्चे जो जिनकी ये कंडीशन है, शायद कभी आगे बढ़ पाए। लेकिन कहानी में फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है कि कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई है। हमारा जो साहिब आलम है वो एक टी शॉप पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर इस पर एक क्वेश्चन बनेगा कि मुकेश जो है, हमारा जो साहिब आलम बच्चा है, ये टी स्टॉल पर काम जरूर करता है। एक केटल है इसके हाथ में, वो चाय बेचता है, वहाँ पर उसको उसकी मंथली सैलरी मिलती है, एक टाइम का खाना मिलता है, ये सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं। बट आफ्टर हैविंग ऑल दीज थिंग्स, having a job even at a tea stall, he is not happy. Why he is not happy? Because he thinks about his old times. He thinks कि जब वो अपना काम कर रहा था, रैक पिकिंग कर रहा था, तो वो खुश था। जो बैगेज था, जो प्लास्टिक का बोरा था, वो कैटल से, टी के कैटल से हल्का था। वो ये सारी चीज़ें सोचता है और वो अपने हिसाब से काम करता था। यहाँ पर टी स्टॉल के ओनर के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ट्रबल्ड था। और अनीस जंग ने जब उससे पूछा इस बात को लेकर के कि क्या वो खुश है, तो उसने कुछ सही से आंसर नहीं दिया। यानी उसका जो फेशियल लुक था, उसकी जो लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज थी, वो यही बता रही थी कि ही वॉज नॉट हैप्पी हैविंग वर्क एट टी स्टॉल, टी शॉप। फाइन। तो ये साहिब आलम का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हमने अभी नहीं डिस्कस की है। पहला, साहिब आलम का जो नाम है, साहिब आलम, इस नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अनीस जंग ने जब इस नाम का मतलब देखा तो उनको समझ में आया कि इस नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन वो ये भी सोच रही हैं कि अगर ये नाम, अब सेकंड थिंग क्या है, ये नाम अगर साहिब आलम को पता हो कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो वो शायद ही बिलीव करेगा ऐसा कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड का देवता। ब्रह्मांड का देवता कर क्या रहा है, रैक पिकिंग कर रहा है, तो वो उसको बिलीव नहीं होगा, है ना। तो अब सेकंड थिंग क्या है, इस पर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम के नेम में आयरनी क्या है? तो आयरनी यही है कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स एंड ही इज जस्ट डूइंग अ जॉब ऑफ रैक पिकिंग, और वो रैक पिकिंग कर रहा है। ठीक है, चलिए तो आइए अब हम लोग पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 की कहानी में हम लोग चलेंगे फिरोजाबाद, और यहां पर हमारी मुलाकात होगी मुकेश नाम के बच्चे से। जैसे पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि साहिब आलम नाम का एक बच्चा है, वैसे पार्ट 2 में फिरोजाबाद में मुकेश नाम का एक बच्चा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुकेश और साहिब आलम में एक छोटा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो आपको एंड में पता चलेगा। फाइन। मुकेश और इसकी जो फैमिली है, दे आर बैंगल मेकर्स। ये लोग चूड़ियाँ बनाते हैं। फिरोजाबाद में चूड़ियों का बहुत बड़ा हब है, चूड़ियों की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, है ना। तो ये लोग बैंगल बनाते हैं। और चैप्टर की, इस पार्ट की जो शुरुआत हुई है वो हुई है आई want to drive a car। जैसे पार्ट 1 में देखा तो उसमें था समटाइम्स आई फाइंड अ गार्बेज, फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, वैसे यहाँ पर है आई वांट टू ड्राइव अ कार। फाइन। अब हम लोग जब स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो अनीस जंग हैं उनकी मुलाकात हुई मुकेश से। मुकेश के साथ वो फिरोजाबाद गई बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में। अब जब बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में वो जाती हैं तो उन्होंने क्या देखा कि 20,000, कितने, 20,000 चिल्ड्रन हैं जो वहां पर इलीगली वर्क कर रहे हैं। दैट मीन्स चाइल्ड लेबर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पर फिरोजाबाद में मुकेश के साथ, और चाइल्ड लेबर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा साहिब आलम के साथ सीमापुरी में। तो 20,000 बच्चे यहाँ पर इलीगली वर्क कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि वो लीगल है कि इलीगल है, उन्हें काम करना पड़ रहा है। और क्यों वो काम कर रहे हैं? क्योंकि यही उनका ट्रेडिशन चला रहा है। फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग की फैक्ट्री है और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर चूल्हा जला करके, छोटी छोटी भट्टियाँ जला करके काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? चूड़ियों को बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब मुकेश जो है, मुकेश अनीस जंग को अपने साथ लेकर के जाता है घर में। जब अनीस जंग जाती हैं तो क्या देखती हैं कि वहाँ पर जो रास्ते हैं वो काफ़ी स्टिंकिंग हैं, बदबूदार हैं। जो घर हैं वो बड़े वीक टाइप के आप कह सकते हैं। जो उनके दरवाजे हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, वुबली डोर्स लिखा हुआ है, बदबूदार पूरा एरिया है। एनिमल्स और ह्यूमंस साथ में रह रहे हैं, प्राइमेबल स्टेट में रह रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ।
मुकेश अनीस जंग के साथ जब अपने घर में पहुंचता है तो घर में जब वो अनीस जंग की एंट्री हुई तो उन्होंने देखा कि ऐसे टिन शेड है, टैरेपोलिन यानी कि त्रिपाल पड़ा हुआ है और एक बड़ा सा चूल्हा है जिसके ऊपर एक वेसल रखा हुआ है और पालक का पत्ता उस पर खोल रहा है और यही उसका खाना हो सकता है, उन लोगों का खाना हो। और एक वुमन है जो कि मुकेश के फादर और ब्रदर इन 3 लोगों को देख रही है और मुकेश के ब्रदर की वाइफ है यानी मुकेश की भाभी जी हैं वो। उन्होंने अपना घूंघट आगे कर रखा है एज पर द कस्टम। अनीस जंग ने ये सारी चीज़ें देखी। फिर अनीस जंग और मुकेश की जो मम्मी है, जब अनीस जंग की बात उनसे हुई, कॉन्वर्सेशन हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और इनके दादाजी ने किया, इनके पापा ने किया, अब ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे ख़राब बात है जो उनकी ग्रैंड मदर ने बताया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने यंग एज तक आते आते उनकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। दे वुड बिकम टोटली ब्लाइंड समटाइम्स। और ऐसा क्यों होता है? ग्लास को जब जोड़ते हैं, ग्लास को वेल्ड करते हैं तो उसमें से जो डस्ट निकलता है वो आंखों में पड़ता है और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वो लोग लैंप से काम करते हैं तो लैंप में फ्लिकरिंग होती है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, फ्लिकरिंग हुआ है लैंप करके, और फ्लिकर करता है यानी वो कभी हिलता रहता है तो उसकी रोशनी कांस्टेंट नहीं होती, जिसकी वजह से आइस को एडजस्ट करना पड़ता है और कमरा पूरी तरह से अंधेरा रहता है। तो उसकी वजह से भी छोटे छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, यानी बड़े एज तक आते आते वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं। इस इन्वायरमेंट में उनको काम करना पड़ रहा है। और क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है करने को, इस वजह से वो उसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। अब मुकेश की दादी जी ने क्या कहा? मुकेश की दादी जी ने कहा कि ये तो प्रिवेलिंग कस्टम है, यही कस्टम चला आ रहा है। और बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, साफ साफ लिखा है इट इज हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी। ये तो डेस्टिनी में है, जब बड़े लोगों ने किया तो उसके बाद वाले लोगों ने किया तो ये तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये जब सारा इन्वायरमेंट अनीस जंग ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, एक सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते, उस पर काम करो। तो इस बात पर वहाँ के लोगों का क्या कहना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो जो मिडिल मैन हैं, अब यहाँ देखिएगा वो किस तरीके से इनको परेशान किया जा रहा है। मिडिल मैन लोग हैं, उसके बाद साहूकार्स हैं, रूल बनाने वाले लोग हैं यानी रूल मेकिंग पीपल हैं, और ब्यूरोक्रेट्स हैं कुछ, और फाइनली बात आ जाती है पुलिस पर। तो अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं तो इन लोगों का कहना ये हो जाएगा कि भाई तुमने सोसाइटी कैसे बनाई जब तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं बना सकते हैं। अगर इन्होंने अपने ट्रेडिशन से हटकर कुछ करने की कोशिश की तो पुलिस वाले इनको होल्ड अप कर लेंगे, निकाल के बाहर कर देंगे। तो ये कंडीशन है उन लोगों की हैं जो इस देश के लिए चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। अब बैंगल बनाने वाला सोचो, देखो उसकी कंडीशन क्या है, और ये चूड़ियाँ वहाँ से निकल करके बड़े बड़े शोरूम में जब आती हैं तो वो कितनी महंगी हो जाती हैं। वो बैंगल्स जो इन फैक्ट्रीज के वर्कर्स अंधेरे कमरों में बना रहे हैं, बैंगल्स बनाते बनाते जिनकी आंखों की रोशनी चली जा रही है, ये बैंगल्स बड़े शोरूम में आकर के हज़ारों और कभी कभी 10,000 में भी बिक जा रहे हैं, लेकिन उनके बनाने वाले आज भी उसी कंडीशन पर रुके हैं। तो इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। अब जब स्टोरी आगे बढ़ी तो अनीस जंग ने पूछा, जैसे साहिब आलम से पूछा था तो वो टी स्टॉल पे काम करने लगा था लेकिन उसका मन नहीं लगता था वहाँ पर। तो अनीस जंग ने इनसे पूछा, मुकेश से पूछा कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि बैंगल मेकिंग तो जो है वो ठीक ही है, बट आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, तो उसने कहा आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो ये बात सुन करके अनीस जंग बड़ी खुश हुई, क्योंकि साहिब आलम और मुकेश के बीच में यहीं पर देखिए डिफ्रेंसिएशन है। साहिब आलम को काम मिला लेकिन वो काम नहीं करना चाह रहा है, उसको अपना पुराना रैग पिकिंग पसंद है, लेकिन मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मुकेश कार चलाना चाहता है। तो साहिब आलम तो फिर अनीस जंग ने पूछा उससे कि अच्छा तुम क्या एरोप्लेन भी चलाओगे, एरोप्लेन में भी बैठना चाहते हो? तो वो कहा कि नहीं, एरोप्लेन पे तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो उसके लिमिट से बाहर है, वो उस पर नहीं बैठ सकता है, लेकिन हाँ वो कार चला सकता है, वो मोटर मैकेनिक बन सकता है। और जब वो ये बात बोलता है तभी कुछ प्लेन्स ऐसे ऊपर से होकर के जाते हैं। तो वो ये दर्शा रहे हैं कि एरोप्लेन जो है वो उसकी लिमिट से बाहर है, और यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। तो उम्मीद है आपको एक एक बात मेरी समझ में आ गई होगी। इतना काफ़ी है आपको आपका एग्जाम्स देने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं फिर बोल रहा हूँ PDF है, आप उससे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। फाइन। इसके अलावा इस चैप्टर का जो थीम है, मेन थीम है, आपने देख लिया कि वो चाइल्ड लेबर पर है। तो चाइल्ड लेबर आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल गया है। छोटे छोटे बच्चे जो गरीब हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो इस तरह के छोटे छोटे काम करके अपनी जीविका चला रहे हैं।
तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस सेक्शन में भी ध्यान दे तो ये चाइल्ड लेबर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड चैप्टर जो डीप वाटर है पोस्ट का, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको डीप वाटर पर ही चाहिए या किसी और सेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।